हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ को लेकर। तो आज का जो अपना सेशन है ये मेजर टेस्ट पेपर रहेगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेकर, जिसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं और यह टेस्ट देकर आप आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है। तो चलिए अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेन एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस टेस्ट सीरीज़ को। तो ऐसे ही हर वीक के अंदर एक मेजर टेस्ट पेपर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संधि का अर्थ है। तो संधि का अर्थ क्या है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके सामने ऑप्शंस की। तो ऑप्शन है आपके दो अक्षरों के मेल को आप संधि कहते हो, दो शब्दों को जोड़ना वो संधि कहलाती है, या दो अक्षरों के मेल से जो तीसरा अक्षर बनता है उसे संधि कहते हैं, या दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन को संधि कहा जाता है। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता ही होगा कि जब दो वर्णों के मेल से अगर कोई तीसरा विकार उत्पन्न होता है या तीसरा शब्द बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो निम्न में से दीर्घ संधि से युक्त पद है। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी या महर्षि। तो इसके अंतर्गत आप राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दैत्यारी। दैत्यारी के अंतर्गत आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगी, क्योंकि दैत्य प्लस अरि के आप संधि विच्छेद करोगे तो इससे आपका कौन सा दीर्घ वर्ण निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि न्यून में कौन सी संधि है। तो यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। तो बात करें न्यून की तो आप लोगों को पता ही होगा कि यर अलावा के आगे अगर आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यण संधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ महोषधम शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो महा प्लस औषधम होगा, महो प्लस औषधम होगा, महा प्लस औषधम होगा, महो प्लस औषधम होगा। तो इसके अंदर अगर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है तो ऐसे शब्द काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि कई बार डबल मात्रा आ जाती है और कई बार एक सिंगल मात्रा आ जाती है। तो अगर आपको शब्द ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस औषधम। तो औषधम की याद रखना, औषधि शब्द होता है उसमें डबल मात्रा ही आती है, तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चारण में संधि विच्छेद होगा। तो उच्च प्लस आरण होगा, उच्चा प्लस रण होगा, उच्च प्लस चारण होगा, उत्त प्लस चारण होगा। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि यह व्यंजन संधि से लिया गया उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्त प्लस चारण। इसके अंतर्गत जो च है वो त में चेंज हो जाएगा और आगे का शब्द ऐसे कि ऐसे उतर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि वृक्ष च छाया। तो वृक्ष च छायाओं के अंतर्गत संधि विच्छेद होगा। वृक्ष आपका विसर्ग छाया होगा, वृक्ष विसर्ग च छाया होगा, वृक्ष प्लस छाया होगा या वृक्ष प्लस छाया होगा। तो आई होप अगर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो संधि पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आगमन का नियम होता है, एक च के आगमन का नियम, जिसके अंतर्गत आप व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत च का आगमन होता है। तो ऐसे ही वृक्ष छाया के अंतर्गत इसके अंतर्गत च का आगमन हुआ है, तो इसका जैसे ही लोप करोगे आप तो वृक्ष प्लस छाया इसका क्या बन के आ जाएगा, संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। तो सद्भावना के अंतर्गत जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, स प्लस भावना, स प्लस द भावना, सत प्लस भावना, सद प्लस भावना। तो आई होप आप लोगों ने ये भी आपका जो ऑप्शन है या फिर जो ये क्वेश्चन है ये आपकी व्यंजन संधि से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि द और त का नियम पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत द त में चेंज हो जाता है और ये सत प्लस भावना के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ,
सही संधि विच्छेद होगा तो सम प्लस संस्कृत, सम प्लस कृत, संस प्लस कृत या सम प्लस कृत। तो आप लोगों को पता होगा कि अपन जब भी बात करते हैं तो विसर्ग को अपन क्या करते हैं, में चेंज करते हैं और आगे इसके अंतर्गत स का आगमन भी होता है। तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर की मैं बात करूं तो सम प्लस कृत जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा तो अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक, अभि अनुस्वार सेक, अभिनय अनुस्वार सेक। तो इसके अंदर राइट आंसर की बात करें तो अभि प्लस सेक जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावुक की बात करूँ तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद किस क्रम में सही होगा, तो भो प्लस उक, भऊ प्लस ओक, भो प्लस उक या भऊ प्लस उक। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भो प्लस उक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भानुद्वय में कौन सा संधि विच्छेद है, तो गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है। तो भानुद्वय के अंतर्गत अपन संधि की बात करें तो इसके अंतर्गत होती है दीर्घ संधि, क्योंकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या, छोटा ऊ बन के दीर्घ यानी कि बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है और भानु प्लस उदय इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 के सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय प्लस ये, सूर्य प्लस उदय। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत ए निकलेगा और इससे ऊ तो ओ के अंतर्गत चेंज हो जाएगा। तो सूर्योदय ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर के निम्न शब्द में से किस संधि शब्द नहीं है, किस में संधि नहीं हुई है। अगर अपन बात करें प्रज्वलित में नहीं हुई है, निश्चल में नहीं हुई है, राजेंद्र में नहीं हुई है, प्रज्वल में नहीं हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, उडयनम में कौन सी संधि है, तो उत प्लस डयनम होगा, उड प्लस डयनम होगा, उद प्लस डयनम होगा, उड प्लस डयनम होगा। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो ड है वो त में चेंज हो जाएगा, उड यानी कि उत प्लस डयनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। धरेश में कौन सी संधि है, तो धरा प्लस एस होगा, धर प्लस ईस होगा, धरा प्लस ईस होगा, धरा प्लस ईस होगा। तो आई होप आप लोगों को अगर शब्द ज्ञान नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ईस आप लोगों को पता है कि छोटी नहीं आती, बड़ी आती है। तो आप लोगों के सामने ये दो तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो अब ईस की बात करें तो धर शब्द होता है या धरा होती है, तो भूमि धरा शब्द होती है ना, तो धरा क्या होता है, ऑप्शन नंबर स इसका क्या ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का अगला शासक बनता है वो कौन बनता है आपका, अमर सिंह फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को अकबर ने कौन सी जागीर दी थी, देवगढ़, सलूम्बर, शाहपुरा या जहाजपुर। तो आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाजपुर की इसके अंतर्गत क्या दी गई थी, उनको जागीर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा किसे कहा था, तो दिवेर के युद्ध को कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था, खानवा के युद्ध को कहा था या सरंगपुर के युद्ध को कहा था। तो आप लोगों को पता है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, आपके दिवेर को युद्ध को कहते हैं। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो कि थर्मोपल्ली था वो हल्दीघाटी युद्ध के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान का ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें अपनी थर्मोपल्ली न हो और ऐसा कोई नगर नहीं जिसमें अपना लियोडिनास पैदा नहीं किया हो। इस कथन का इतिहासकार था, तो वो गोपीचंद शर्मा ने कहा था, चंद्रप्रदाय ने कहा था, जॉर्ज थॉमसन ने कहा था या कर्नल टॉड ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल टॉड द्वारा यह कहा गया था कथन। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं, मेवाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की तो रतन सिंह था, विक्रमादित्य था, उदय सिंह था या राणा सांगा था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो जो आपका उदय सिंह था उसने फर्स्ट टाइम अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो हरिवर्तिकम नामक संगीत की रचना निम्न में से किसके शासक की है, तो कौन से शासक है जिसकी हरिवर्तिकम नामक संगीत की रचना की है, तो कुंभा ने की थी, सांगा के टाइम पे हुई थी या जयसिंह के टाइम पर या महाराणा प्रताप के टाइम पर। तो निम्न में से अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये कुंभा की रचित है, ये क्या नामक संगीत रचना जो हरिवर्तिकम के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, केसर ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो समर सिंह को,
महाराणा सज्जन सिंह को, गंगा सिंह को या महाराणा सांगा को। तो आप लोगों को पता होगा कि केसरे हिंद की उपाधि आपके गंगा सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? दारा सिंह औरंगजेब के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो जो आपका धर्मत का युद्ध था वो दारा सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती गोरा बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? तो जो पद्मिनी थी रानी, उसका गोरा और बादल का क्या रिश्ता था? तो इसका आपको अच्छे से देखना है। तो चाचा भाई का था, चाचा भतीजे का था, मामा देवर का था, या देवर चाचा का था? तो इसकी अपन राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, चाचा और भाई था, क्योंकि गोरा तो चाचा था और जो अगर मैं बादल की बात करूं तो बादल इसका भाई था पद्मिनी का। तो इसको सीक्वेंस को अच्छे से याद रखना है कि बादल पहले दे दे और गोरा बाद में दे दे तो भाई चाचा हो जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा निर्णायक युद्ध रहा? तो खानवा का युद्ध था, हड़मड़ा का युद्ध था, बांडी का युद्ध था, या दिवेर का युद्ध था? अगर निर्णायक युद्ध की बात की जाती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका खानवा का युद्ध था जो सांगा के द्वारा लड़ा गया था उसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात करें मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1615 में, 5 फरवरी 1615 में, 15 जनवरी 1615 में, 15 फरवरी 1615 में। तो आप लोगों को एक चीज़ तो कॉमन है कि 1615, 1615, 1615 सभी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भी स्टडी की है तो उससे भी आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो और उनको हटा के आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर मैं इसकी राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1615 के अंतर्गत मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका बसंत राय नामक हाथी था उसको मालदेव को किसने भेंट किया? तो किसने मालदेव को भेंट किया था? वो उदय सिंह ने किया था। उदय सिंह ने बसंत राय नामक हाथी मालदेव को भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज संघ ग्रंथ का भाग नहीं था। तो नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, या संगीत रत्न कोश? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो संगीत रत्न कोश इसका भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोगी था? तो झाला अज्जा था, झाला बीदा था, झाला मानसिंह था, या मानसिंह सोनागरा था? तो अगर मैं बात करूँ तो जो खानवा के युद्ध था उसके अंतर्गत इसके सहयोगियों की बात आती है तो आपके झाला अज्जा इसके क्या थे, सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्गों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो वो कौन थे, जयमल और फतेह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, 31 कांकड़ खेती कर धनुष पुत्र पुत्री धन पास शत्रु बयन ना संभले भलो गिरदावास। तो यह कहावत किस शासक के बारे में कहा गया है? तो प्रताप के बारे में कहा है, जसवंत सिंह के बारे में, अमर सिंह राठौड़ के बारे में, या संगा के बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप के बारे में कहा गया है। महाराणा कुंभा द्वारा राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो राणा कुंभा के द्वारा जो राणा हमीर को है विषम घाटी पंचानन कहा गया है तो वो किस के अंतर्गत लिखा गया है? रसिक प्रिया के अंतर्गत लिखा गया है, संगीत राज में लिखा है, सूंड प्रबंधन में लिखा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल में नेतृत्व किया गया था। तो 4 जनों को इसने जो शिष्टमंडल था उसके लिए भेजा था। तो तीसरे चरण के अंतर्गत किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने भगवंत दास, ऑप्शन नंबर 2 है मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है जलाल खां, ऑप्शन नंबर 4 है टोडरमल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 4 के अंतर्गत अगर आप ऐसे याद नहीं रख सको तो जमाल भाटो है ना, जमाल भाटो, तो इसे भी आप याद कर सकते हो। तो जैसे आपका आता है जलाल खां, फिर माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास और ट से टोडरमल। तो जमाल भाटो से भी आप याद कर सकते हो। तो अपने सामने ये सीक्वेंस है, पहले ये गया, सेकंड पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो इसके अंतर्गत तीसरे पे पूछा है तो इसके अंतर्गत ब आ रहा है तो यानी कि भगवंत दास। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 बार शाहबाज खां को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को माना था सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हूणों के संतान, शक या आतियों के संतान या कुषाणों के संतान? तो ऑप्शन नंबर 35 का मैं आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका राइट आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसके अंतर्गत राइट आंसर पिन कर दूंगा, ताकि अपने को ये पता रहेगा कितने विद्यार्थी अपने सेशन से जुड़ते हैं और कितने लोग देखते हैं वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं उनका वीडियो मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवाता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो सांगा और लोधी के बीच में, सांगा ऐबक के बीच में, सांगा बाबर के बीच में, सांगा और अकबर के बीच में? तो अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच के अंतर्गत ही आपका खातौली का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि जो आपके 37 नंबर क्वेश्चन आता है, गोइलों को प्रारंभिक राजधानी थी तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या नागदा? तो इसका आप लोगों को काफ़ी पता ही होगा कि नागदा थी वो फर्स्ट यानी प्रारंभिक राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसने नागदा को राजधानी चित्तौड़ बनाई, यानी कि किसने नागदा से राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई? तो वो कौन थे? आपके जेत्र सिंह थे, जिन्होंने नागदा से हटाकर आपकी राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई गई थी। क्योंकि नागदा के ऊपर बार बार आक्रमण के कारण जेत्र सिंह ने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया, अपनी नई राजधानी बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कीका बचपन का नाम किसका था? तो उदय सिंह का था, या आपके प्रताप सिंह का था, सांगा का था, या फिर कुंभा का था? तो प्रताप सिंह नहीं, महाराणा प्रताप है ये, है ना, प्रताप सिंह। तो आपके जो कीका है तो वो राणा प्रताप का नाम था, कीका बचपन का नाम। राणा और महाराणा शासकों के नाम से पूर्व किस शासक ने लगाना प्रारंभ किया? तो जो आपके मेवाड़ के थे जो राणा और महाराणा लगाना कि कब से प्रारंभ किया? तो राणा हमीर से, चुंडावत से, लाखा से या कुंभा से? तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि राणा हमीर से आपके राणा और महाराणा के जो लगाना स्टार्ट कर दिया था नाम के आगे, तो वो आपके राणा हमीर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि एग्रीकल्चर के आपके जीके के और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँ तो ऑपरेशन फ्लड योजना से संबंधित है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से है, नदियों से है, पशुपालन से है या दूध उत्पादन से है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका किससे है, जो दूध उत्पादन से संबंधित रहता है। अगर मैं बात करूँ व्हाइट रिवॉल्यूशन के पितामह या फिर श्वेत क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, SK वत्सल को कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, एनी बोरलॉग को कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो वर्गीस कुरियन है उन्हें ही आपके क्या कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, जैसे कि आपको 26 नवंबर को आपका नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, पशु को आयु का अनुमान लगाया जाता है दांतों से, चमड़ी से, खुर से, पूंछ से? तो आप लोगों को पता होगा कि जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो दांतों के द्वारा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है तो गाय के दूध में आपके 1 से 3% होता है, 4 से 5% होता है, या 7 से 10% होता है, या 8 से 10% होता है? तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा गाय के अंतर्गत मिनिमम आपके 3.5 के लगभग आपकी क्या होती है, फैट कंटेंट होता है। और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो आपके 4 से 5% इसका क्या माना जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो कई विद्यार्थी बोलेंगे कि फर्स्ट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से अबाव होता है तो अपन 3.5 के लगभग पाया जाता है, तो अपन ऑप्शन नंबर 4 को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मादा पशु को गर्भधारण के उत्तम समय होता है तो शुरू होने से 6 घंटे तक, या मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक, या मध्यकाल शुरू होने के 4 घंटे तक, या अंतिम अवस्था के 24 घंटों तक? तो आई होप आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो गर्भधारण का उत्तम समय होता है वो मध्यकाल के आपके 12 से 18 घंटे के उपयुक्त माना जाता है। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को या बच्चियों को पिलाया जाता है तो खींच पिलाया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत कर्तनक होते हैं तो ये केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, केवल निचली जबड़े में होते हैं, या दोनों में होते हैं, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसकी अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि इंसाइजर दांत होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं, 4 जोड़ी। इसके अलावा यह आपके निचली जबड़े के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। अगर ऊपरी जबड़े की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, कठोर ऊतकों का संरचना होती है जिसे कि आप डेंटल पैड कहते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, डेंटल पैड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पशुओं के दूध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन कमी के कारण, सोडियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो मिल्क फीवर है या दूध ज्वर है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसके अंतर्गत आपको एक और भ्रांति हो जाती है कि दुग्ध ज्वर, तो इसके अंतर्गत मिल्क फीवर लिखा हुआ आता है। तो उस बच्चे ज़्यादातर बीमारियों के अंतर्गत पशु का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, लेकिन दुग्ध ज्वर नाम के अंतर्गत ज्वर आ रहा है, बुखार आ रही है, लेकिन एकमात्र ऐसा रोग है दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर जिसके अंतर्गत पशु का टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये भी आप लोगों को फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि निम्न में से कौन सी डेयरी नस्ल नहीं है। तो जो डेयरी का मतलब दूध के लिए पाली नहीं जाती, तो नागौरी है, गिर है, जर्सी है, होलिस्टन है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो आपकी क्या हो जाएगी, नागौरी नस्ल क्या है, भारवाही नस्ल मानी जाती है ना, और ये डेयरी नस्ल के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है वो 310 दिन होती है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, दूध में वसा परीक्षण हेतु दूध की मात्रा ली जाती है, तो वो 10.75 ml ली जाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10.75 ml दूध की मात्रा लेते हैं किसके परीक्षण के लिए, फैट के परीक्षण के लिए। अगर अपन अम्ल परीक्षण के लिए परीक्षण लेते हैं तो 10 ml अपने को दूध लेना पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर शब्द बना है, तो आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जिसके पीछे भी कल्चर आता है वो क्या होते हैं, आपके लैटिन वर्ड होते हैं, और लॉजी आता है तो वो आते हैं आपके ग्रीक वर्ड होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक अपवाद है, वो कौन सा है, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी आपके कौन कौन से हैं, आपके लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो पीछे कल्चर दिख रहा है, तो कल्चर आपका लैटिन वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2007 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि विश्व वह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट डेज़ वगैरह हैं उसकी शानदार ट्रिक बनाई हुई है, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ट्रिक्स के अंतर्गत जाके देख सकते हो। तो एक बार ही देखोगे तो उससे कंप्लीट आपके जितने भी एग्रीकल्चर के डे हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से प्रमुख जिम्मेदार गैस है, तो वो आपकी कौन सी होती है, CO2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि है, तो वो होती है आपकी जिंक टेरेसिंग। कौन सी होती है, आपकी जिंक टेरेसिंग यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विटामिन सी का नाम कौन सा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगर गंजापन या पेलेग्रा की मैं बात करूं तो आपके B3 से हो जाता है। और अगर स्कर्वी की बात करें अपन तो आपकी कौन सा होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा का पौधों के वृद्धि के संबंध का अध्ययन, या मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन। तो और ऑप्शन नंबर 4 है ए व सी दोनों। तो आई होप आप लोगों को पता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत अपन जो मृदा की प्रकृति है उसका भी अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही उसकी उत्पत्ति और वर्गीकरण का भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि मृदा का पौधों के वृद्धि के संबंध में अध्ययन किया जाता है, वो आपका आता है इडेफोलॉजी, है ना, इडेफोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये दोनों ही कौन से वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं। नेक्स्ट बात करें, मानसून किस भाषा से शब्द है, तो वो क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसतन होती है, तो आप लोगों को 575 mm आपके राजस्थान की वार्षिक वर्षा औसतन मानी जाती है या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ओजोन परत आपकी पाई जाती है, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठंडे बादल निर्माण हेतु या कोल्ड क्लाउड निर्माण के हेतु कौन क्या काम में लिया जाता है, तो इसके अंतर्गत AGI यूज़ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो रेटोनिंग कहलाती है, सहायक फसल कहलाती है, रिले क्रॉपिंग कहलाती है, ले फार्मिंग कहलाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि एक फसल काटने से पूर्व ही दूसरी बो देते हैं, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रिले फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र होता है, तो पोरोमीटर, पोटोमीटर, लाइसीमीटर या टेंशियोमीटर। तो आप लोगों को पता है कि मृदा नमी यानी कि सोइल टेंशन नापने के लिए टेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर जाता हूँ मैं। तो ये है रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना कहलाता है, तो वो आपका केमिकेशन होता है, हर्बिगेशन होता है, फर्टिगेशन होता है या उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बात बताएं कि रासायनिक उर्वरक, ओनली उर्वरकों की बात करें रासायनिक उर्वरकों की, तो उसे कहते हैं सिंचाई के साथ देना फर्टिगेशन। अगर अपन सिंचाई के साथ में केमिकल वगैरह दे रहे हैं तो वो केमिगेशन कहलाता है, या हर्बिसाइड वगैरह दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपके हर्बिगेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि रासायनों उर्वरकों के साथ सिंचाई के साथ देना आपका फर्टिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्ध बीज होता है वो कौन सा होता है, आधार बीज होता है, मूल केंद्र बीज होता है, पंजीकृत बीज होता है या प्रमाणित बीज होता है। आप लोगों को पता है कि जो आनुवांशिक शुद्धता की बात की जाती है तो 100% शुद्ध आपका कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड माना जाता है। ब्रीडर सीड भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्योर होता है वो न्यूक्लियस सीड, जिसे कि मूल केंद्रक बीज भी अपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, किसानों के पास कौन सी बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते, तो आधार बीज, प्रमाणित बीज, नाभिकीय बीज या उपरोक्त सभी। तो अब ऐसे ऑप्शनों के अंतर्गत तो विद्यार्थी आपको क्या करना है कि जो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि नाभिकीय बीज तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते, जो केंद्रक बीज होते हैं वो तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं होते, लेकिन आधार बीज अपन उपलब्ध करवाते हैं, और प्रमाणित बीज भी अपन जो भी प्रगतिशील होते हैं किसान उनके पास में आधार बीज प्रोवाइड करवा देते हैं, जो अच्छे डेवलप किसान होते हैं उनको, ताकि वो अपने फार्मों पे उगा सके और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बता सके। इसके अलावा बात करूँ प्रमाणित बीज है वो अपन उनको उगाने के लिए देते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऑप्शन देकर अब बच्चे भ्रांति के अंतर्गत आ जाते हैं और उपरोक्त सभी करने का सोचते हैं, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सफ़ेद टेप कौन से बीज पर लगा होता है, तो मूल या न्यूक्लियस बीज के ऊपर, या आधार बीज के ऊपर, पंजीकृत बीज के ऊपर या प्रमाणित बीज के ऊपर। तो सफ़ेद टैग की अपन बात करें तो सफ़ेद टैग है वो आपके आधार बीज के ऊपर लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने में से कौन से फल प्रकार का बीज भारत में पैदा या प्रचलन में नहीं है, तो इनमें से कौन सा सीड है जो आपके इंडिया में तैयार नहीं किया जाता या फिर उत्पादन नहीं होता। तो प्रमाणित बीज है, आधार बीज है, पंजीकृत बीज है या मूल केंद्रक बीज है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पंजीकृत बीज है, जो रजिस्टर्ड सीड है, वो आपके इंडिया के अंतर्गत तैयार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु उपलब्ध बीज हैं, तो उपलब्ध कौन से बीज करवाते हैं अपन, तो इसकी बात करें तो अपन आधार बीज करवाते हैं, प्रमाणित बीज करवाते हैं, मूल प्रजनक बीज करवाते हैं या फिर आपके पंजीकृत बीज करवाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आधार बीज भी अपन नहीं करवाते, लेकिन जो प्रमाणित बीज होते हैं वो अपन क्या करते हैं, किसानों को उगाने के लिए अपन सीड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि सीड अधिनियम या सीड एक्ट आपका कब स्थापित हुआ था, 1966 के अंदर, 1969 के अंदर, 1971 में, 1963 में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि NSE और सीड एक्ट इन दोनों के अंतर्गत काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर बात करें सीड एक्ट की तो वो आपके अंतर्गत आता है 1966 के अंतर्गत, यानी 1966 के अंतर्गत आपका ये बीज अधिनियम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रीय बीज निगम या नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, तो इसके अंदर NSC, ये ई नहीं है, यहाँ पे NSC है। तो NSC की स्थापना की गई थी वो आपके 1966 के अंतर्गत की गई थी। तो इसको आप अच्छे से याद कर ले, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एनएससी की अपन बात करेंगे वो आती है आपके 1963 के अंतर्गत, और जो आपका सीड एक्ट है वो सीड एक्ट बनता है आपका 1966 के अंतर्गत। तो इनके अंतर्गत कंफ्यूज नहीं होना है। तो एनएससी आपकी कब आती है, ऑप्शन नंबर बी 1963 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि मूंगफली व सोयाबीन की न्यूनतम पृथक दूरी रखी जाती है, तो वो कितनी रखी जाती है, 50 मीटर की, 3 मीटर की, 20 मीटर की या 400 मीटर की। तो पृथक्करण दूरी के अंतर्गत काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो आप लोगों को पता होगा कि सोयाबीन व मूंगफली की बात करते हैं तो 3 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, संकर बाजरा में आधार बीज की जो आधार बीज हेतु मिनिमम पृथक्करण दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 400 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर या 3 मीटर। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत 1000 मीटर की दूरी आपके आधार बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है आपके संकर बाजरा के अंतर्गत। तो संकर बाजरा और संकुल बाजरा के अंतर्गत भी विशेष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कि बीजों का वास्तविक मान या रियल वैल्यू होनी चाहिए तो वो आपकी 75% से अधिक होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि 75% रियल वैल्यू होनी चाहिए सीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि गेहूं का परीक्षण वजन होता है, तो जो आपका परीक्षण वजन की बात करें तो 40 से 42 होता है, 21 ग्राम होता है, 25 ग्राम होता है या 2 ग्राम होता है। तो परीक्षण वजन की बात करें तो 40 से 42 ग्राम आपका गेहूं का होता है, 21 ग्राम आपके जो बासमती राइस होते हैं उसके होते हैं। अगर 2 ग्राम की अपन बात करें तो वो आपका फेलेरिस माइनर का होता है, जिसे कि आपको गेहूँ सा कहते हैं। तो इनको भी अच्छे से याद कर लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, बीजों के अंकुरण ज्ञात करने के लिए, बीजों की परीक्षण वजन ज्ञात करने के लिए या सीड सूचकांक ज्ञात करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को बताए टीजेड टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण है वो बीजों की जीवन क्षमता है ना, जो बीजों की जीवन क्षमता है, सीड वाइबिलिटी है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि सर्टिफाइड बीजों के थैले के ऊपर किस तरीके का टैग लगाया जाता है। तो जितने भी ये टैग लगाए जाते हैं किस कलर के लगाए जाते हैं, इसकी भी अपने आप एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत जाके देखोगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे भी इनके काफ़ी आसान ट्रिक्स बनी हुई है। तो वहाँ पे अगर एक बार वीडियो देखते हो तो वहाँ से भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो वहाँ पे वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो बात करते हैं सर्टिफाइड सीडों की, तो उसके थैले के ऊपर किस तरीके का टैग लगा होता है, सफ़ेद, पीला, लाल व नीला। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर इसके अंतर्गत आ जाता है ब्लू या नीला। तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उसके ऊपर ब्लू कलर का टैग लगा होता है या नीले कलर का टैग लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष घोषित हुआ था। तो अभी ऊपर भी बात कर चुके हैं, 2002 में, 1966 में, 2013 में या 2003 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सबसे शुद्ध आनुवांशिक बीज होते हैं वो प्रजनक बीज होते हैं, आधार बीज होते हैं, नाभिकीय बीज होते हैं या प्रमाणित बीज होते हैं। तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने अपन ने पहले भी बात की थी कि जो सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्ध होता है वो न्यूक्लियस सीड होता है, यानी कि नाभिकीय बीज होता है। फिर उसके बाद में ब्रीडर सीड जिसे कि प्रजनक बीज कहा जाता है, फिर आता है फाउंडेशन सीड और फिर रजिस्टर्ड सीड और फिर आपका आ जाता है सर्टिफाइड सीड। तो इस क्रम के अंतर्गत याद रखोगे तो काफ़ी आसानी रहती है। तो अगर बात करें सबसे शुद्ध की बात करेंगे तो वो होते हैं आपके नाभिकीय बीज और जो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्या ज्ञात करने के लिए अपन ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। तो भौतिक शुद्धता के लिए, बीज ओज के लिए, आनुवंशिक शुद्धता के लिए या अंकुरण के लिए। तो आप लोगों को पता है कि जेनेटिक प्योरिटी के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिक शुद्धता के लिए या फिर जेनेटिक प्योरिटी के लिए अपन ग्रो आउट टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रजनक बीज में किस तरीके का टैग लगा होता है। तो सफ़ेद रंग का टैग होता है, नीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है या हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि जो ब्रीडर सीड होते हैं या प्रजनक सीड होते हैं उसके अंतर्गत जो आपके गोल्डन येलो कलर का यानी कि सुनहरे पीले कलर का टैग लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ कि आधारीय बीज पैदा किया जाता है तो किससे आधारीय बीज है वो किससे तैयार किया जाता है। तो मूलधार बीज से, प्रजनक बीज से या टरूफुल बीज से या प्रमाणित बीज से। तो आप लोगों को पता होगा कि जो सीक्वेंस बताइए उसी के अनुसार इसको सीक्वेंस वाइज किया गया है। और सीड साइंस की अपन ने काफ़ी वीडियो डाल रखी है तो वहाँ पे भी आप आसानी से जाके ट्रिक वगैरह से भी याद
कर सकते हो। तो इसकी अगर अपन राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आधारीय बीज है वो आपके प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं। बात करें तो सर्टिफाइड सीड होता है वो ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। तो प्रजनक सीड होते हैं ब्रीडर सीड, तो ब्रीडर सीड से आपके सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। आधारीय बीज को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड बोला जाता है। तो प्रजनक बीज से आपके आधारीय बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल की क्षणिक यानी कि अल्पकालिक जो अवस्था को कहते हैं। तो जो वायुमंडल के अंतर्गत जो भी अवस्थाएं होती है या कोई भी फिनोमिना होता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बादल बनना कहते हैं, जलवायु कहते हैं, या मौसम कहते हैं, या कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? अपन मौसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2018 के अंतर्गत सुपरवाइज़र के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बायोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जलवायु कहते हैं, या लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में जो लंबे समय का मौसम का सार होता है उसे अपन क्लाइमेट या फिर आपके जलवायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विटामिन की इकाई कहलाती है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन की आयु होती है वो किसे कहते हैं? आयु कहा जाता है, यानी कि आई और यू। आपने देखा होगा कि आम के अंतर्गत कितना विटामिन ए पाया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि 4800 आयु होता है। तो आयु इसके अंतर्गत क्या है? आपकी यूनिट होती है विटामिन की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B5 को, विटामिन B6 को, B12 को, या B3 को। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके अंतर्गत जो विटामिन B3 है उसे अपन क्या कहते हैं? नियासिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि ICMR के अनुसार सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने फल व सब्जियां खानी चाहिए। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना कि अब कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। इसके अंतर्गत अगर फल पूछा गया है तो आपको पहले फल का आंसर करना है, फिर सब्जी पूछी गई है तो पहले फिर सब्जी का आंसर करना है। तो ICMR के अनुसार अगर फल की बात करें तो आपके फल कितने आते हैं? 120 ग्राम। तो 120 ग्राम क्या होते हैं? आपके फल यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सब्जी की बात करूँ तो 300 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपको ऐसे देखना है कि पहले 120 और फिर 300। तो 120 और 300 आपको ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो उल्टा भी दिया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर कि पहले फल पूछा है या सब्जी पूछी है। अगर ये सीक्वेंस उल्टी हो जाती कि पहले सब्जी और फिर फल पूछता तो अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करते हैं। तो इसकी बात करें तो आपकी जो फलों की आवश्यकता होती है तो वो 120 ग्राम, और सब्जी की बात करें तो 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन ICMR के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीरोथीमिया रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपके विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन का नाम से भी जाना जाता है, तो उसका जो प्रमुख उपयुक्त स्रोत है वो किससे मिलता है? तो पपीता व मेथी, बेलपत्र व चौलाई, पपीता व सलजम, बेलपत्र व मेथी। तो इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सब्जी और फल दोनों दिए गए हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो B2 होता है तो वो सर्वाधिक, तो वो किसके अंतर्गत पाया जाएगा? जो आपका पपीता है तो बेलपत्र है तो उसके अंतर्गत पाया जाता है B2 सर्वाधिक। तो बेलपत्र आपके दो ही ऑप्शन में आ रहा है, तो एक तो होता है आपके बी में और एक ऑप्शन नंबर आता है डी में। तो अब बात करेंगे चौलाई में सर्वाधिक B2 होता है या मेथी के अंतर्गत होता है? तो फिनिग्रिक होती है या मेथी होती है, उसके अंतर्गत काफ़ी मात्रा में विटामिन B2 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सहजना या मोरिंगा या जिसे ड्रम स्टिक कहा जाता है, ये कौन सा विटामिन का उपयुक्त स्रोत है? तो इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी मात्रा के अंतर्गत विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन एच की कमी के कारण होता है, या विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? तो इनके अंतर्गत अपन पहले भी बात कर चुके हैं। B1 की कमी के कारण जो आपका बेरी रोग था वो हो रहा था। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन के की बात करूँ तो इसकी कमी के कारण अपने जो ब्लड के अंदर है वो क्लोट नहीं बनता है, जो एंटी क्लोटिंग का कार्य करता है वो विटामिन के करता है, तो इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है वो बादाम में पाई जाती है, अखरोट में पाई जाती है, काजू में पाई जाती है, खुबानी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी किताबों के अंतर्गत खुबानी भी दिया गया है, लेकिन अपन इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अखरोट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि सब्जियां व फलों में क्रमशः Fe या आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो आयरन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? तो चौलाई व केरोंदा, केरोंदा व अगेती, अगेती व केरोंदा या अगेती व खजूर। तो अब इसके अंतर्गत आपके फल व सब्जी दोनों दिए गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि आयरन का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो आपका होता है केरोंदा। तो केरोंदा के अंतर्गत पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत ही दिया गया है पहले केरोंदा, और नेक्स्ट पे आती है जो अगेती, अगेती होती है, उसके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंतर्गत आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि फाइलोक्विनोन निम्न में से कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, विटामिन एच को कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं, या विटामिन B12 को कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो फाइलोक्विनोन है वो बोला जाता है आपके विटामिन के को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि शेल्टर बेड्स उद्यान में कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? तो शेल्टर बेड्स आपका क्या करते हैं कि जो आपके उद्यान के अंतर्गत या जो आपकी फील्ड होता है उसके अंतर्गत जो हवाएं आती है तेज़ तेज़, उनको रोकने का काम करता है। तो ये किस दिशा में लगाना चाहिए या किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, या पूर्व से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर अपन, जैसे कि ये फील्ड है तो उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर अपन क्या लगाते हैं, शेल्टर बेड्स, और जो आपके विंड्स ब्रेक होते हैं वो भी आपके उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं कि खीस उबालने पर स्कंदित हो जाता है। तो वो स्कंदित क्यों होता है? तो अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण, कैसिन प्रोटीन मात्रा अधिक होने से, या लैक्टोएल्बुमिन व लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन की अधिकता से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो खीस होती है उसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी मात्रा में लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ही आपका खीस क्या होता है, स्कंदित हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो दूध होता है उसके अंतर्गत, ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कि दूध के अंतर्गत जो अम्लीयत होती है वो किसके कारण होती है? तो वो क्या होती है आपकी प्रोटीन के कारण ही अम्लीयता पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो खीस का उबाल बिंदु होता है वो कितना होता है? तो खीस का कोई उबाल बिंदु नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अपन उसको बॉइलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। तो हर वीक के अंतर्गत एक अपन मेजर टेस्ट पेपर अपन डालते रहेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।